देखिए बेटा इधर आप आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट हुई थी बच्चे यहाँ पे नेशनल इनकम, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने नेशनल इनकम के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसे बोला जाता है, फिर हमने पढ़ा कि गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है, कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फिक्स्ड उसके बाद आया था कि इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? लास्ट हमने पढ़ा था कि स्टॉक और फ्लो के अंदर क्या डिफरेंस होता है। आज की क्लास में बेटा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने तरीके की होती हैं, ठीक है? बेसिकली इन्वेस्टमेंट ही होती है लेकिन 2 बन जाती हैं, एक बनती है ग्रॉस और एक बनती है नेट, ठीक है? ग्रॉस और नेट आपका हर एक न्यूमेरिकल में काम आएगा जीडीपी से एनएनपी में कन्वर्ट करने के लिए, अभी आप आगे देखोगे। बेसिकली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर अ कैपिटल गुड्स, ठीक है? कैपिटल गुड्स को खरीदने के लिए किसी भी फर्म के या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो टोटल खर्चा किया जाता है वो उसकी क्या एक तरीके से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आती है माइंड में कि सर आप कह रहे हो खर्चा किया जाता है, दूसरी तरफ कह रहे हो आप इन्वेस्टमेंट है। खर्चा ही इन्वेस्टमेंट है बेसिकली। एक कंपनी ने 5 मशीनरी खरीदी, तो उसने 5 मशीनरी खरीदी, यहाँ से उसने कौन-सा गुड्स खरीदा? कैपिटल गुड्स, ठीक है? अब जब उसने 5 मशीन खरीदी तो उस टाइम उसे क्या लग रहा है मैंने क्या करा? खर्चा करा है, ठीक है? अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बात करें, हमने घर खरीदा, तो घर खरीदा तो क्या है? लेकिन वैसे नॉर्मल लाइफ में क्या कहते हो आप उसको? इन्वेस्टमेंट कहते हो। तो जो टोटल खर्चा किया जाता है किसी भी फर्म के द्वारा, ठीक है? वो क्या कहलाता है? उसका एक तरीके से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज़ द ग्रॉस वैल्यू फॉर सच एक्सपेंडिचर एंड इट डज़ नॉट टेक द factor of depreciation into consideration. However, any actual change in the stock of productive assets for a given year of an economy is not represented by a gross investment. देखो, ग्रॉस और नेट में ना बेटा एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। अब सीधी-सी बात समझो इसको, आप में से किसी ने 2 साल पहले एक 10 लाख की गाड़ी खरीदी थी, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की हुई उस टाइम पे? क्या आज प्रेज़ेंट की अगर मैं बात करूँ, आज 2 साल बाद उस गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए है? नहीं है, क्योंकि आपने बढ़ लिया सर क्या लग जाता है उस पे? डेप्रिसिएशन लग जाता है। तो सर वो 10 लाख की गाड़ी मान लो आज आपको 6 लाख या 7 लाख की कोट कर रही है। तो 7 लाख जो आएगा ना बेटा वो उसकी कौन-सी वैल्यू आ रही है? नेट वैल्यू आएगी। क्या आएगी? यानी ग्रॉस वैल्यू वो होती है जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट करी, उसमें से अभी हमने कोई भी डेप्रिसिएशन माइनस जब आप उसमें से डेप्रिसिएशन घटा देते हो तो जो आपके पास नेट बचता है वो क्या कहलाती है? आपकी नेट इन्वेस्टमेंट बन जाती है। अब देखो यहाँ लिखा भी है, नेट इन्वेस्टमेंट इज एस्टिमेट बाय सब्सट्रैक्टिंग द डेप्रिसिएशन वैल्यू फ्रॉम द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। If the value of gross investment is higher than the value of depreciation at any given point, it shows the net investment is a positive and the capital stock has increased. Similarly, if the gross investment value is less than the depreciation value, it shows that the net investment become negative, which leads to the falling in the capital stock. देखो होगा क्या? आपने बेटा एक मशीन खरीदी है 1 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की मान लो, हर साल उसके ऊपर 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगना था, ठीक है? हर साल वो 1 लाख रुपए के अमाउंट से घटेगी तो कितने साल में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी? 10 साल बाद। अब 10 साल बाद 0 हो गई, 10 साल बाद जब उसपे 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो किसमें चली जाएगी? आपकी नेगेटिव में चली जाएगी। तो पहली लाइन उसने क्या बोली कि जब तक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहती है किससे? आपके डेप्रिसिएशन से, यानी डेप्रिसिएशन 10 लाख की मशीन थी, डेप्रिसिएशन कितना लगा? 1 लाख का, तो वैल्यू ज़्यादा है ना उसकी, तब तक आप क्या रहते हो? पॉजिटिव में रहते हो, आपका कैपिटल स्टॉक बढ़ा हुआ है। जब वो घट जाए यानी कि वैल्यू कम रह जाए, डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो जाए कि भई आपके 10 साल बाद मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 0, लेकिन डेप्रिसिएशन तो अभी भी लग रहा है ना। अब उसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा? एक तरीके से नेगेटिव में जानी चालू हो जाएगी। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि आपकी कैपिटल स्टॉक क्या हो रहा है? एक तरीके से कम हो रहा है। ये दोनों टर्म्स आपके यूज़ होंगे हर एक क्वेश्चन में लगभग, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊँगा अभी। फिर आता है बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं? Net indirect tax is the difference between the indirect tax and a subsidy. To find out the market price, MP, indirect tax are added and subsidies are subtracted from the factor cost as explained. ये देखो ये फॉर्मूला दिया हुआ, अभी आप इसके चक्कर में मत पड़ो, आप सिंपल समझो। यहाँ पे बात हो रही है किसकी बेटा? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की। डायरेक्ट टैक्स कौन से बताया हुआ है बेटा? वो टैक्स जिसका बर्डन मैं किसी और के ऊपर नहीं डाल सकता। वो सारे क्या कहलाते हैं? हमारे डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आपको बताया था कि अगर आप अपने घर का हाउस टैक्स भरते हो वो डायरेक्ट टैक्स है क्योंकि आप किसी और से नहीं भरवा सकते। आप इनकम कमा रहे हो तो इनकम टैक्स भरोगे, वो भी क्या है? आपका डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बच्चे वो टैक्स होते हैं जिसका बर्डन मैं किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे कि एक्साइज़ ड्यूटी हो गई, सेल्स टैक्स हो गया,
जीएसटी हो गया, ये सब क्या है, कंज्यूमर से चार्ज करता है दुकानदार और गवर्नमेंट को पे कर देता है, ठीक है। कहता है टैक्सेस व्हिच आर लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ अ कमोडिटी और कॉल्ड अ इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडीज का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा जो एक तरीके से मदद या डिस्काउंट दिया जाता है किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है। जैसे हमने आईडी के अंदर यानी कि जो आपकी फर्स्ट बुक थी उसमें हमने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उस टाइम पे एचवाईवी सीड्स पे क्या दिया गया, सब्सिडी दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। फिर ऐसे ही हमने रूरल डेवलपमेंट में भी पढ़ा था कि बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर क्या दिया, फार्मर्स को, और उनको क्या दिया था, सब्सिडी प्रोवाइड। तो सब्सिडी क्या होता है, किसी भी चीज के ऊपर डिस्काउंट देना गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी फर्म के द्वारा। कहता है दीज आर कैश ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द एंटरप्राइजेस टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन कमोडिटीज or to promote or export or sell goods at a price lower than the free market prices. Subsidies are opposite of a indirect, देखो indirect tax जो है वो हमारे लिए बर्डन है क्योंकि वो हमारे ऊपर लगता है तो चीजों की वैल्यू को बढ़ा देता है। सब्सिडीज हमारे लिए एक तरीके से क्या है बेटा, ग्रांट है, हमारे लिए हेल्प है गवर्नमेंट के द्वारा की गई, क्योंकि वो लगती है तो वैल्यू को क्या कर देती है चीज की, वो कम कर देती है, ठीक है। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिशियल है और ये हमारे लिए एक तरीके से नेगेटिव या बर्डन का काम करती है। क्लियर? अब आता है क्वेश्चन, व्हाट डू कंज्यूमर गुड्स रेफर्स टू एन इकोनॉमिक। कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं? गुड्स परचेज बाय द कंज्यूमर फॉर देयर ओन यूज, अपने इस्तेमाल के लिए जब आप गुड्स खरीदते हो तो वो क्या कहलाएंगे, कंज्यूमर गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ कैपिटल गुड्स? अ फैक्ट्री बिल्डिंग यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। अब जिनको कैपिटल गुड्स नहीं पता वो समझ लो, लास्ट लेक्चर भी नहीं देख के आए क्योंकि 20-25 जनों ने मुश्किल से देखा है, ठीक है ना। कैपिटल गुड्स बेटा वो गुड्स होते हैं जिनकी मदद से मैं आगे क्या करता हूँ, फ्यूचर में प्रोडक्शन करता हूँ, उन सब चीजों को क्या कहा जाता है यहाँ पे, कैपिटल गुड्स के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन इन इकोनॉमी? सी, अ रिडक्शन इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट्स। व्हाई आर फाइनल गुड्स इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक एनालिसिस? क्यों जरूरी होते हैं फाइनल गुड्स, बताए थे लास्ट क्लास में अच्छे से। दे आर रेडी फॉर अ कंजप्शन एंड रिप्रेजेंट द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्शन। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास कितने गुड्स एक्चुअल के अंदर रेडी हैं बेचे जाने के लिए या यूज होने के लिए, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इन जीडीपी कैलकुलेशन? इंटरमीडिएट गुड्स की क्या सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस है? दे प्रिवेंट डबल काउंटिंग इन द वैल्यू एडिड प्रोसेस। जिसने लास्ट लेक्चर देखा होगा उसको समझ आ जाएगा, डबल काउंटिंग को क्या करता है, एक तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स क्या करते हैं, रोकते हैं, क्योंकि हम फाइनल गुड्स की वैल्यू यहाँ पे लेते हैं। अब आता है बेटा यहाँ पे स्टॉक वेरिएबल, ठीक है, बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। कहता है मीनिंग क्या है, कहता है स्टॉक कैन बी डिफाइंड एज एन अमाउंट डिटरमाइंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, एक निश्चित समय पे जब भी आप किसी चीज को मेजर करते हो वो क्या कहलाता है बच्चे, हमारा स्टॉक कहलाता है। ऑन अगस्त 1 2020 देयर में बी 20,000 इन योर बैंक अकाउंट। मान के चलते हैं कि 1 अगस्त को आपके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए हैं, तो वो स्टॉक है, क्योंकि हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, 1 अगस्त की बात कर रहे हैं। On August 10, 2020, there may be a 25,000 in your account. All such value are stock value as these are measured at a specific point in time. क्योंकि ये हमेशा किस पे मेजर कर रहा हूँ, मैं एक पर्टिकुलर डेट पे कर रहा हूँ। अगर इसी लाइन को मैं सिर्फ इतना सा चेंज कर दूं ना कि पूरे अगस्त के महीने में आपके अकाउंट में कितने पैसे थे, तो वो बन जाएगा आपका फ्लो, क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम की बात हो जाएगी। जब एक निश्चित डेट की बात हो रही है तो वो स्टॉक है, पर्टिकुलर पीरियड की बात होगी तो वो क्या कहलाएगा आपका। अब देखो यहाँ दिया भी हुआ है, फ्लो एंड वेरिएबल स्टॉक्स कौन से होते हैं। फ्लो वेरिएबल कौन सा है, एन अमाउंट पर पीरियड ऑफ टाइम, जो पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंगली चलेगा। एवरेज स्पेंडिंग पर वीक, आवर वर्कड, वर्क मंथ, ये एग्जांपल है कि हर हफ्ते ऑन एन एवरेज आप कितना पैसा खर्च देते हो, कितना काम कर लेते हो। स्टॉक वेरिएबल क्या है, एन अमाउंट मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, अमाउंट ऑफ कैश ऑन हैंड या कैश इन हैंड बोलोगे आप उसे, यू हैव नाउ, आपके हाथों में इस टाइम प्रेजेंट में कितने पैसे हैं वो क्या है, आपका स्टॉक है। नंबर ऑफ हाउसिंग यूनिट इन एग्जिस्टिंग टुडे, आप किसी सोसाइटी में रहते हो उसके अंदर कितने घर बने हुए हैं प्रेजेंट में, वो क्या है, उसका स्टॉक है। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं बच्चे यहाँ पे। स्टॉक के एग्जांपल है वेल्थ, आपकी पूंजी कितनी है, लेबर फोर्स कितनी है, बैंक में डिपॉजिट कितना है, स्टोर रूम में राइस कितने पड़े हैं। फ्लो के वेरिएबल है इनकम, क्योंकि इनकम क्या होती रहती है, टाइम पीरियड के, भाई इस मंथ की इनकम क्या थी, कोई ये नहीं पूछता ना आज की इनकम क्या थी, इस मंथ की या इस हफ्ते कितना कमाया आपने, ठीक है।
एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेल ऑफ, सब चीज किससे रिलेट कर रही है? पीरियड ऑफ टाइम से रिलेट कर रही है। तो ये क्या है आपका फ्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टॉक? सी, टोटल असेट्स ऑन अ स्पेसिफिक डेट। What distinguish a flow variable from a stock variable in economics? दोनों में flow variable और stock variable में कौन सी चीज इनको सेपरेट करती है? देखो बेसिकली अगर देखोगे ना तो पहला दूसरा तो है ही नहीं, ठीक है, जाएगा तो तीसरे को ले सकते हो 1%। कि फ्लो वेरिएबल जो होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? मॉनेटरी टर्म्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात होती है तो। और इकोनॉमिक्स में भी किस चैप्टर में पढ़ रहे हो आप इसको? नेशनल इनकम में पढ़ रहे हो, तो किस में होगी? मनी टर्म्स में ही होगी सारी की सारी। तो एक पॉइंट ये आ सकता है आपका, ठीक है। वैसे एग्जैक्टली तो ये भी नहीं बैठेगा, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हाँ भाई, हर चीज किस में नापी जाएगी? यहाँ पे मनी की फॉर्म में। तो फ्लो वेरिएबल जो है वो हमेशा किस में नापा जाता है? ठीक है, वैसे तो स्टॉक भी उसी में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो वेरिएबल? इसमें से कौन सा फ्लो है? डी, एनुअल डिविडेंड इनकम। देखो मंथली रेंट पेमेंट भी एक निश्चित डेट पे करी जाएगी। मान लो आपने किराया 1 तारीख को देना हर महीने की, तो आप 1 तारीख को दोगे, तो वो भी क्या बन गया? स्टॉक। लेकिन एनुअल इनकम, एनुअल डिविडेंड जो आप पूरे साल में कमाओगे वो निश्चित नहीं होता, वो कभी भी चेंज हो सकता है। फिर आता है स्टॉक वेरिएबल इज कैरेक्टराइज्ड बाय बी, अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। उसके बाद आता है इफ यू वांट टू नो द टोटल एसेट्स ऑफ अ कंपनी एज December 31st 2022। आप चाहते हो कि किसी कंपनी की टोटल कितनी कंपनी की वो है, व्हाट टाइप स्टॉक होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। फ्लो वेरिएबल क्या है? अब इसको और डिटेल में समझ लो। कहता है इन मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू इकोनॉमिक क्वांटिटीज दैट आर मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफिक period of time. These variables are associated with a flow or a rate of change, and they are typically measured in terms of per unit of time, such as per day, per month, per year. Flow variables capture the dynamic nature of economic activities and are crucial for analyzing the economic process and trend. Trend मतलब जो time के accordingly ऊपर नीचे। ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, जैसे इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, सेविंग्स, ठीक है। इसको ओरली समझ लो। इनकम बेटा जो पैसा मैं कमाता हूँ, कंजप्शन जो मैं खर्चता हूँ कंज्यूम करने पे चीजों की, इन्वेस्टमेंट जो मैं फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने के लिए कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ, सेविंग्स यानी इनकम का वो पार्ट जो कि मैं कंज्यूम करने के बाद अपने पास बचा लेता हूँ, वो क्या है? सेविंग है। एम्प्लॉयमेंट भी क्या है? ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं बस आपको फ्लो के, ठीक है। इसे रुक जाओ आप। अब यहाँ से पढ़ो। कहता है फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। फैक्टर, देखो फैक्टर कॉस्ट के लिए हमें थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेंगी पहले। यहाँ पे देखो दिए हुए हैं आपको, ये इसी से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये घर बन रहा है, फैक्ट्री बन रही है, कुछ भी बन रहा है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता रखे हैं कितने फैक्टर्स यूज होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और फैक्टर कॉस्ट क्या है? भैया जब आप इस फैक्टर्स को यूज करोगे तो क्या इनको कुछ दोगे या नहीं दोगे? दोगे। सर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि क्या क्या पेमेंट की जाती है, तो सर लैंड के ऊपर दिया जाता है रेंट, लेबर को दी जाती है सर, कैपिटल पे इंटरेस्ट जाता है हमारा, और एंटरप्राइजेस को जाता है प्रॉफिट। ये काम किसके लिए कर रहा है? प्रॉफिट के लिए। अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे? देखो जब फर्म पे करती है ना, तो बेटा उसके लिए क्या कहलाती है? वो फैक्टर पेमेंट भी कहलाती है और फैक्टर कॉस्ट भी कहलाती है, क्योंकि इस फैक्टर की कॉस्ट कितने की पड़ी, भाई फर्म को लागत कितनी आ रही है ना। तो ये फैक्टर पेमेंट है, लेकिन यही चीज जिसको मैं दे रहा हूँ उसके लिए फैक्टर इनकम के तौर पे कैलकुलेट होगी। ये दोनों टर्म्स याद रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। हम पे कर रहे हैं तो हमारे लिए फैक्टर पेमेंट का काम करती है, सामने वाला रिसीव करता है तो उसके लिए फैक्टर इनकम का काम करती है, ठीक है। अब उससे ऊपर से पढ़ते हैं इसको, इसके बारे में क्या कह रखा है देखिए। कहता है फैक्टर कॉस्ट आल्सो कॉल्ड द नेशनल इनकम। फैक्टर कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? नेशनल
बाय टाइप ऑफ इनकम इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पूरे इंडिया के अंदर जितने भी फैक्टर्स हैं उसके ऊपर जो भी इनकम आती है वो क्या कहलाती है, एक तरीके से नेशनल इनकम भी बन जाती है। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर आर रेफर्स टू एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। द यूज ऑफ दीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन comes at cost to the producer of goods and services। तो इसके लिए करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है। इन अदर वर्ड्स द कॉस्ट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन borne by the company when manufacturing a goods and services is referred to a factor। तो जो फर्म के द्वारा उस पर खर्चा किया जा रहा है, जैसे जमीन का रेंट दिया जा रहा है, कैपिटल का इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो वो फर्म का क्या है बेटा, सारा का सारा फैक्टर कॉस्ट कहलाता है। Renting a machine, acquiring a machinery and land, paying example employee and wages and getting money, all are the example of a such production। शॉर्ट में बता देता हूँ, प्रोडक्शन क्या है भैया, किसी चीज को बनाना। प्रोडक्शन में क्या लगेंगे, सारे के सारे फैक्टर्स लगेंगे। तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने पे कंपनी के द्वारा जो भी पेमेंट करी जाती है वो सारी की सारी क्या कहलाती है, उसकी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हो आप उसको, ठीक है। अब आगे बढ़िए इसमें, कहता है व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, the total cost of a factor of production। Which of the following is an example of cost including a factor cost? C, rent for manufacturing। What do factor of production include in the context of factor cost? C, land, labor, capital or factor cost is often used to calculate national income by type of income। अभी बढ़ा ऊपर, why is factor cost important in economic analysis? क्यों important होती है factor cost? क्यों? It helps in assessing the income distribution among the factor of, क्योंकि ये हमारी हेल्प करती है अलग अलग फैक्टर्स को हमारी तरफ से कितनी पेमेंट गई है ये पता लगाने में। बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस, अब बहुत ध्यान से सुनना भाई, ये सारे टर्म्स ना अभी आपको लग रहे होंगे थ्योरी पढ़ रहे हो, जैसे आप न्यूमेरिकल्स पे आओगे बहुत हेल्प मिलेगी आपको पढ़ते टाइम। ये बेसिक प्राइसेस एंड मार्केट प्राइसेस है क्या, देखो बेसिक प्राइस रेफर्स टू द प्राइस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज एट द प्रोडक्शन स्टेज एक्सक्लूडिंग एनी टैक्स एंड अ सब्सिडी। भाई किसी भी चीज का बेसिक प्राइस क्या होता है, ठीक है, इसे आप इनिशियल प्राइस भी कह सकते हो। भाई जब कोई चीज रेडी टू यूज होती है और मार्केट में बेची जाती है तो उस पर बेटा अलग अलग तरीके के वेरिएबल टाइप के क्या लगते हैं, वहां पे टैक्सेस लगते हैं, वो उसकी कॉस्ट को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इनिशियल प्राइस का मतलब क्या है कि जब मैंने बनाई तो पहली बार मेरी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी बड़ी, मेरे को उसमें मैंने कोई टैक्स ऐड नहीं करा, कुछ नहीं करा, मेरे को इनिशियल कॉस्ट क्या आ रही है, तो वो उसका क्या कहलाएगा बेटा, एक तरीके से बेसिक प्राइस है। आप कोई भी फोन लेके आओ, कुछ भी लाओ, घर जाके बिल देख लेना, लिखा होगा वहां पे भी कि इनिशियल या बेसिक प्राइस इसका इतना था, इसके ऊपर ये डिस्काउंट है, इसके ऊपर इतना टैक्स है, ये सब करने के बाद इसका फाइनल प्राइस ये निकल के आया, ठीक है। These prices reflect the actual cost of production for a firm and are used to measure the gross value of output in the national account। ये एक्चुअल में फर्म को दिखाती है कि हमारा एक्चुअल खर्चा कितना हुआ था, उससे हमारा क्या निकल के आती है, ग्रॉस वैल्यू निकल के आती है, एग्जैक्ट वैल्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस ये दे रखा, फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन माइनस, ये सब करने के बाद आपके पास किसी भी चीज का क्या निकल के आ जाता है बेटा, बेसिक प्राइस आ जाता है, क्या आ जाता है, ठीक है। अब जब हम मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ, जिसमें हम मार्केट में चीज को बेचेंगे ले जाके। कहता है मार्केट प्राइस रेफर्स टू द प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट प्लेस। दीज प्राइस इंक्लूड एनी टैक्स एंड सब्सिडी इम्पोज्ड ऑन द प्रोडक्ट। तो देखो क्या हुआ, मैंने क्या बताया था बेटा, टैक्स चीज की वैल्यू को बढ़ाते हैं घटाते हैं, बढ़ाते हैं, तो टैक्स क्या हो जाते हैं इसमें, सब्सिडी चीज की वैल्यू को बढ़ाती है घटाती है, तो ये क्या हो जाती है यहाँ से, ठीक है, यही दोनों मिलके क्या बनते हैं, हमारा एनआईटी बन जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो भी पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल के अंदर। तो समझ आया मार्केट प्राइस क्या है, बेसिक प्राइस के अंदर जब आप क्या ऐड कर दोगे, टैक्सेस और सब्सिडीज माइनस कर दोगे तो क्या निकल के आएगा बेटा, आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट डू बेसिक प्राइस इन इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड सब्सिडीज। How are basic price calculating? By subtracting subsidies and adding taxes, by subtracting adding subsidies to market price। बताइए, सी, subtracting subsidies and adding taxes to the, देखो अभी मार्केट प्राइस का ना एक फॉर्मूला था बेटा, यहाँ देखो
क्या था फॉर्मूला? बेसिक प्राइस प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब मेरे को बेसिक प्राइस निकालना है तो टैक्सेस यहां से माइनस कर दो, सब्सिडी यहाँ पे, क्या निकल के आ जाएगा? बेसिक प्राइस। तो वही फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे भाई, सब्सट्रैक्टिंग आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। व्हाट डू मार्केट प्राइस इंक्लूड? मार्केट प्राइस में क्या ऐड हो जाता है? टैक्स। what is the key difference between a basic price and a market price? Market price include tax and subsidies while basic price exclude them. मार्केट प्राइस में इंक्लूड होती हैं दोनों चीजें, उसके अंदर इंक्लूड। फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा, व्हाई आर बेसिक प्राइस यूज्ड इन अ नेशनल इनकम? बताइए। ये आएगा टू मेजर द ग्रॉस वैल्यू ऑफ, अभी ऊपर आया था पहली लाइन में कि एक्चुअल वैल्यू को पता करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इस वैल्यू को लेते हैं, ठीक है।